ज़्यादा ख़राब हालत में है। और आज के मसाइल के अंबार सुनो सरकार में यहाँ से शुरू करेंगे। लोगों के लिए सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि रोज़ाना का इम्तिहान बनता जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ थमे हुए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, उखड़ा हुआ तारकोल है, टूटी सड़कें हैं और जो हादसों को खुला हुआ न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। महाराजा हरि सिंह पार्क से लेकर के डोगरा चौक तक, राजीव नगर और प्रेम नगर तक शहर के कई अहम रास्ते मानो गड्ढों का जाल बन चुका हो। हाल ही में ये कहा जा रहा है कि रास्तों पर दोपहिया चलाने वालों को बार बार गिरते हुए देखा गया है, जख्मी होते हुए देखा गया है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन्हीं सड़कों से आम लोग ही नहीं बल्कि वीवीआईपीज़ और अवामी नुमाइंदे भी गुजरते हैं, लेकिन किसी ने सुध लेना ज़रूरी नहीं समझा। लोगों का कहना है कि सड़कें मौत की बिंदु बन चुकी हैं और हर रोज़ डर के साए में सफ़र करना पड़ता है। अब सवाल सरकार और नगर निगम से यही है कि कब तक गड्ढों से भरी हुई ये सड़कें ज़िंदगी को दांव पर लगाती रहेंगी। क्या शहर की सड़कों को दुरुस्त करना इतनी बड़ी चुनौती है? लोगों की एक मांग है, सड़कें बने, सफ़र महफूज हो और तरक्की का वादा ज़मीनी हकीकत में दिखाई दे। यानी ज़मीनी तौर पर ये सड़कें जो बताई जाती है कि ये सड़कें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ये नज़र भी आनी चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूटी की जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो सड़कें बनी है, या दोनों गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां होती है, अगर उस हिसाब से देखी जाए तो हज़ारों करोड़ की लागत से बने ये सड़कें या इस जैसी हज़ारों सड़कें पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। अगर सिर्फ जम्मू रीजन की बात करें तो यकीनन यहाँ पे एक बड़ा फ्लड आया, कुदरती आफात आए, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, पुल टूटे, सड़कें तबाह हुई, हाईवे का जाल टूट गया। लेकिन क्या ये कल की बात है? इससे पहले काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से ये सड़कें थी और अब यहाँ की हालत किस तरीके से है। जाहिर सी बात है कि 4 पहिया भी, बल्कि अगर हम इसे आम 2 पहिए की ज़ुबानी समझने की कोशिश करें तो ज़रा सी चूक हुई या ज़रा सी लापरवाही हुई या एक छोटा सा गड्ढा भी अचानक आपके सामने में आ गया और उसके बाद आपकी हड्डी पसली टूटने बिल्कुल हकीकत बन जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जम्मू के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। ग्राउंड पे उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सूरत हाल क्या है। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या सूरत हाल है? ख़ासतौर पर सड़कों का ये जो जाल, जितनी चीज़ें हमने देखी थी, यकीन नहीं लग रहा था कि आने वाले जम्मू कश्मीर का ये आईना है, तरक्की का पूरा, डेवलपमेंट का पूरा यहाँ पर जाल था। लेकिन एक फ्लड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और मौजूदा सूरत हाल क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू में ज्यादातर जो मुख्य चौक चौराहे हैं, जिससे मुख्य बाजार हैं या मुख्य सड़कें हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं और 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अभी तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो है अभी तक सड़कों को रिपेयर नहीं किया है। हालांकि कुछ इलाकों में खाना पूर्ति के तौर पर पुराने तरीके से जैसे जो पैकिंग की जाती थी वो कुछ की गई है, ताकि जो मेन जो जगहें हैं जहां से खासतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट गुजरती है, सीएम की हो, एलजी की हो या फिर बाकी मंत्रियों की हो, तो वहां पर टचिंग करने का काम किया गया है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उनका बहुत ज्यादा हाल बेहाल है। मैं सिर्फ जम्मू के डोगरा चौक में हूँ, इससे सेंटर ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। और जो मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से सड़क जो है वो उखड़ी हुई है और आज से नहीं 1 महीना हो गया है और 1 महीने से यही सूरत हाल है। अभी तक ना ही यहाँ पर कोई इसको पैकिंग वर्क करने आया, ना ही ब्लैक टॉपिंग करने आया। लेकिन यहाँ पे अगर जो लोग गुजरते हैं बहुत मुश्किल से गुजरते हैं और खास तौर पे जो अभी नया नया जिन्होंने 2 व्हीलर चलाना सीखा है उन लोगों के लिए तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैरेलली अगर प्रेम नगर के हाल देखें, वो भी हाल वहां पर ऐसा है, गड्ढे हैं, गाड़ियां आती हैं और बहुत दफा 2 पहिया चालकों को जो है वो हादसों का शिकार होना पड़ता है। चाहे युवा हो, युवतियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबको ये बड़ी परेशानी आ रही है। और मैं इस समय डोगरा चौक में हूँ, यहाँ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग कितने परेशान है, कितने मुतासिर है, वो बात करेंगे। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ यहाँ पर महिला, यहाँ पर आपका क्या नाम है? नहीं तो मुझे बताइए, आप भी स्कूटी चलाती हैं? तो कितनी मुश्किल आती है इस समय आप जम्मू की सड़कों से गुजरते हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है? अगर बात की जाए पिछले 1 महीने पहले की तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जब 26 अगस्त और 27 अगस्त की हम बात करें तो भीषण बारिश जम्मू में रिकॉर्ड के बाद स्पॉट कितने ज्यादा जगह जगह पर बंद हुआ है। मेट्रोबाइजेशन का काम जो है वो अभी भी मेरे को लग रहा है चीफ ऑफ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, पता नहीं है क्या चक्कर है। जम्मू कश्मीर सरकार की अगर बात की जाए तो वो भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही
बात करें उपराज्यपाल का शासन था, तब भी बरसातें होती थी, तब भी सड़कें खराब होती थी, लेकिन जल्दी काम हो जाता था। आपको लगता है अगर आप दोनों कंपैरिजन करते हैं एलसी गवर्नेंस की और अभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट की, तो कौन बेटर अभी आपको नजर आ रही है? मुझे लगता है पहले की जो एलसी प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो काफी हद तक जो है कभी भी ऐसी दिक्कतें हमें देखने को नजर नहीं आई है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है, अमूमन सिर्फ यही नहीं कि पॉट होल्स की दिक्कतें हैं, अमूमन जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो रोड पर पॉट होल्स हो, मैक्सिमाइजेशन का काम जो है वो बहुत स्लो हो गया हुआ है। तो आम जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत जो है उससे जूझना पड़ता है। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? अरुण जी, मुझे बताइए आप किस तरह के दो चार प्रॉब्लम से दो चार होते हैं और क्या डेली बेसिस पे होना पड़ रहा है और कब से प्रॉब्लम नजर आ रही है? देखिए, ये प्रॉब्लम हमेशा जनरली देखा जाता है कि जब भी बरसात के बाद आमतौर पर सभी लाइफ में थोड़ी कम रहती है, लेकिन तो रास्ते में गड्ढे हैं और सड़कों पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ख्वाहिश में चाहूंगा कि थोड़ी टेक्निकल साउंड की प्रॉब्लम है, उसे दुरुस्त करें। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल आप दिखा पा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल। लेकिन सवाल इन सब चीज़ों के बावजूद ये है कि आखिर 1 महीने से ज़्यादा लंबा समय गुजर गया है और अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, क्यों? और क्या इसकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है? इसका जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर अथॉरिटीज़ है जो इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करता है, वो कहां है अब तक? आमिर, अगर मैं आपको बताऊं कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो ज्यादातर मंत्रालय देख रही है और सड़कों का रिपेयर वर्क भी कराना उमर अब्दुल्ला सरकार के दायित्व है। और अगर हम बात करें पहले जम्मू डिवीजन में, तो जम्मू डिवीजन के साथ पक्षपात होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कश्मीर की सड़कें देखिए हम, काफी हद तक वो अच्छी हैं, बढ़िया है, और अगर सड़कें खराब होती है तुरंत ठीक करने के लिए वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं। लेकिन जम्मू की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, जम्मू संभाग के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहां पे ये हालत है, सड़कें उखड़े हुए महीने हो गए हैं और कोई रिपेयर नहीं कर रहा है। लोग दिन हो रात हो बहुत परेशान हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मौतें तक हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार जो पॉट होल्स है उनको भरने के लिए अभी कहीं ना कहीं वो संजीदा नजर नहीं आ रही है। बयान बहुत ज्यादा नजर आएंगे और टिप्पणियां बहुत ज्यादा नजर आएंगी, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा नजर आएंगी और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नजर आएगी। बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सीधी पॉलिटिक्स की जा रही है जम्मू से, क्योंकि एनसी गवर्नमेंट को सीटें नहीं मिली, यहाँ वोट बैंक नहीं है, इसीलिए जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पे नजर भी आ रहा है। सर आप क्या मानेंगे, ये एक साजिश नजर आ रही है कि क्या जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखा जा रहा है, यहाँ वोट बैंक कम था एनसी का, इसलिए एनसी गवर्नमेंट जम्मू में यहाँ पर कुछ कर नहीं रही है? ये फैक्टर भी काम करता है। जनरली जब आपकी चुनी हुई सरकार होती है तो पार्टी हमेशा इस तरह का काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी का भी यहाँ आना होता है। जो मेन सड़क है, अगर उसकी ये हालत रहती है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी इग्नोरेंस जो है वो जान के कैलिब्रेट की जाती है इन चीजों की तरफ। वो तो वीआईपी कल्चर जो है उसके अकॉर्डिंगली बड़े इजीली निकल जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जो रोज कम्यूटर है उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जम्मू के साथ हमेशा ये समस्या नहीं है, भेदभाव की राजनीति की गई। अभी नई गवर्नमेंट आई है, हालांकि उन्होंने पहले भी यहाँ पर ट्वीट किया है, लेकिन हालात कभी इधर सुधरे नहीं। वही जगह है, वही हालात रहते हैं, वहीं पर सड़कें जो है वो टूटी हुई नजर आएंगी। तो इसको लेकर वो ज्यादा परेशानी नहीं, मतलब तरह से सीरियसनेस नहीं दिखाते। तो ये चीजें हैं कि जम्मू के साथ एक तरह से भेदभाव होता है। आपका क्या नाम है? सर मुझे बताइए क्या देखते हैं आप, सड़कों की हालत खराब है, क्या किस तरह की चीजें नजर आती हैं रोज आपको? लेकिन सर सड़कों की हालत काफी खराब है, वाले आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल सड़कों की मरम्मत के लिए अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है और जिस तरीके से सूरत हाल है उससे साफ जाहिर है कि जम्मू के लोगों की जो लगातार शिकायतें रही है वो दुरुस्त है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ कश्मीर ही प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि जम्मू भी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम्मू में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, कश्मीर में आते हैं तो उन्हें अच्छा अच्छा दिखाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आम लोग जहाँ के रहते हैं, टूरिस्ट
सेकेंडरी चीज़ है, उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, उससे कारोबार चलते हैं, लेकिन आम जिंदगी जिस चीज़ से कहीं ना कहीं मुतासिर होती है या फिर आम लोगों की ज़िंदगी पर जिसका बड़ा असर होता है, उस चीज़ पे ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। लोगों की क्या मांग है, क्या डिमांड है, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा आप ख्वाहिश पूछें सभी से कि अब क्या चाहते हैं लोग ख़ास तौर पे इस तरह की सूरत हाल में। क्या डिमांड है, क्योंकि सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही है, प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, और क्या डिमांड करना चाहिए? डिमांड हमारी सिंपल सी है कि जो मेन एरिया का तो ये हाल है और ठीक है, तो यानी कि इतना ज़रूर आप कह सकते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, सड़कों की ही नहीं बल्कि इससे बहुत ज़्यादा रोज़ाना की ज़िंदगी, कारोबार, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल हों या फिर यहाँ के बाहर, हर एक के लिए मुसीबत है। और किसी की भी ज़िंदगी को आप यूं ही नहीं जाने दे सकते, या फिर कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी कि आम आदमी इससे हाथाहाथ हो, इससे परेशान हो। फिलहाल सरकार को इन तमाम तर चीज़ों पे देखना होगा, कंसर्न अथॉरिटी को इसके बारे में देखना होगा और फौरी तौर पे लोगों को राहत देनी होगी। तस्वीरों के ज़रिए ही साफ जाहिर है कि किस तरीके से यहाँ पे डामाडोल गाड़ियाँ आपस में एक दूसरे के साथ लचकती हुई जा रही है, और सड़कों की जो सूरत हाल है साफ तौर पर हम आपके ज़रिए देख पा रहे हैं। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। तो फिलहाल जो सूरत हाल है, रास्तों में गड्ढे पड़े हुए हैं और इन सड़कों पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ी आजमाइश है लोगों के लिए, और सड़क की मरम्मत फौरी तौर पे ज़रूरी है ताकि सफ़र को आसान और महफूज बनाया जा सके। अब इस ख़ास प्रोग्राम में कुछ ऐसी भी चीज़ें शामिल करते हैं जो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, जिसमें तकर्रुरी यानी कि अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के लंबे अरसे से मुअत्तल मामले और इससे बाकायदगी के खिलाफ यानी बेकायदगी के खिलाफ लोगों की नाराजगी, और उम्मीदवारों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज भी किया और मुजाहरा भी किया। एहतजाज करने वाले नौजवानों का कहना था कि इस भर्ती के अमल में न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि इसमें बड़े घपले और घोटाले का अंदेशा भी है। उनका कहना है कि कई ऐसे अफराद को इंतखाब किया गया है जिनमें नंबर कम थे या फिर जो अहल ही नहीं थे, जबकि हकदार उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उम्मीदवारों ने इंतजामिया से मुतालबा भी किया है कि वह फ़ौरन इस जाँच कमेटी की रिपोर्ट को आम करे और इसकी सरबराही में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी R.K. गोयल जो इसकी सरबराही कर रहे हैं, इस कमेटी को मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच के लिए मुकर्रर किया गया था, उसकी रिपोर्ट फौरी तौर पे दी जाए, ताकि अगर देरी होगी तो लोगों के मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ेंगे। और बहुत से उम्मीदवार अब उम्र की हद भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी अगर 37 या 42 किसी के लिए है या 40 है तो ऑब्वियस है कि इसमें टाइम गुजर जाएगा और फिर वो उस एग्ज़ाम के अहल नहीं होंगे। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि भर्ती के अमल में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी न हो। ये जम्मू कश्मीर की जो फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये LG के फैमिली है। मुझे बताइए LG मौलाना साहब, पूरा मैनेजमेंट आप देखें, हर रोज हम सड़कों पे है, कुछ लड़के परेशान हो गए। हम लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से LG साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। LG साहब, ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होगी, 30 दिन तक ये लड़ाई सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी सूरत में जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाएगा हम लड़ते रहेंगे till death तक। हम फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीड एस्पिरेंट्स यहाँ पे आज एक बार फिर जमा हुए हैं अपना प्रोटेस्ट लेके। हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो 2020 में इसी रोज 3 अक्टूबर को हमारे साथ कत्ल किया गया, हम उसका हिसाब मांगने आए हैं। आपको बखूबी याद होगा 2020 में फायर सर्विस ने जो एग्जाम किया, हर किसी धांधली को पाओगे, खाली पेपर स्कैम नहीं, खाली करप्शन नहीं, खाली ब्लड रिलेशन पे नौकरियां नहीं, बल्कि चोरी की हर हद को पार किया गया। हम पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ऐसा जुल्म किया गया, उस रोज हमें दिन के उजाले में कत्ल किया गया। हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं, जो ACB के पास अपने केस सौंपा है, हमारा 109 लड़कों का जो पर्चा आपने काटा है उसका रिपोर्ट हम मांगने आए हैं आज आपके पास। आपको पता होगा हम LG साहब के पास गए, हम चीफ मिनिस्टर के पास गए, वो कौन नहीं दरवाजा जो हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हर जगह हमें ठोकरें खानी पड़ रही है। हम LG साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, LG साहब, ये आपके पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके साथ जुल्म किया गया, और वो जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने किया। आज बराबर
13 साल हो गए हमें सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं, जब आपने यूटी को चेंज किया था, स्टेट को यूटी में तब्दील किया था, उस वक्त आपने एक वादा किया था नौजवानों के साथ कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, यहाँ पे धांधलियां नहीं होगी, यहाँ पे रिलेशन के बेस में नौकरियां नहीं दी जाए, लेकिन वो वादा आपका खोखला है और वो साबित हो रहा है। हमारी डिमांड रहेगी एलजी साहब से, जो हमारी रिपोर्ट पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए और इन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ। पिछले कई वर्षों से फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स लगातार जम्मू कश्मीर में एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि इन एहतजाजों का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि इनके तकर्रुर के वक्त एक बड़ी धांधली हुई थी और उस धांधली के मुतल्लिक इन्होंने अपनी तरफ से अर्ज़ की थी कि जो मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं वो इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट करें और जो लोग इसमें जायज़ तौर पर पास हुए हैं उनको नौकरियाँ फराहम की जाएगी, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर इसमें तजव्वुज़ किए गए हैं उनको इस लिस्ट से बाहर किया जाए। हालांकि उसको लेकर जो है लगातार कई सारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से तहकीकात की और कई सारी रिपोर्ट्स भी पेश की। हालांकि इन एहतजाजों के दौरान इन्होंने लगातार कहीं ना कहीं पे सरकार पे भी अपना शिकंजा कसा और वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात का जिम्मेदार ठहराया कि कहीं ना कहीं पे इन ऐसे तरह के बड़े एग्जाम्स में एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नौजवान जो है बेरोजगार हो चुके हैं। आज भी अचानक से फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए, एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन लेटर ऑन जो है उनको पुलिस की तरफ से वहाँ से बाहर निकाला गया। लेकिन लगातार एहतजाजों का जो सिलसिला है अभी भी हमें श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। एस्पिरेंट्स का मानना है कि जब तक सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को लेकर अपना एक संजीदा रोल अदा नहीं करती है और जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनको अपना हक नहीं दिलाती, तब तक इन फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स का एहतजाज अलग अलग लोकेशंस पे और इसी तरह से होता रहेगा। जीजेकेएल के लिए मीर उमर, श्रीनगर। और अगली पुकार रियासी जिले से। रियासी के ज्योतिपुरम में एनएचपीसी सलाल पावर हाउस के 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को काम छोड़ो हड़ताल इन्होंने शुरू की है। ये मुलाजिमीन चिनाब वैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मुजाहरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सालों से मांगें रखी जा रही है लेकिन इंतजामिया और सरकार सुन नहीं रही। खासतौर पर मुलाजिमीन का इल्जाम है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कई साल काम किया लेकिन आज भी इनका मुस्तकबिल अंधेरे में है, न नौकरी पक्की हुई न हालात सुधरे। उनकी मांग साफ है, सलाल पावर हाउस में काम कर रहे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नौकरी पक्की कर दिया जाए, हालात बेहतर बनाए जाएं। हड़ताल की वजह से प्रोजेक्ट का काम भी ठप पड़ा हुआ है और इन वर्कर्स ने वार्निंग भी दी है कि अगर एनएचपीसी ने जल्दी बातचीत कर हल नहीं निकाला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सवाल सरकार और इंतजामिया से है कि क्या सालों से बरसों से मेहनत कर रहे इन मुजाहिरीन और मुलाजमीन की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर इन्हें ऐसे ही अनदेखा कर दिया जाएगा। कई सालों से जो सैलरी है वो उतनी रह गई है। अभी 6-6 महीने में हमारे 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते भी थे। जो अभी रेट आया हमारा बढ़ा उसमें 0 है, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है। वहीं पे अगर देखा जाए उड़ी में 25 से 2600 रुपया बढ़ाया गया पर डे इनकम के हिसाब से। तो सर एक स्टेट में 2 चीज़ें चलाना काफ़ी ठीक नहीं मैसेज आता है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। हम ये चाहते हैं अगर एक स्टेट है जहाँ पे आपने एक साइड PSR डाल दिया उड़ी वालों को या उस तरफ और हमें जम्मू वालों के लिए वही जो पुराना रेट चल रहा है और इस बारी तो हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया है, उस चीज़ का भी हमें रोष है कि एक स्टेट में 2 चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं अगर वहाँ पे वो चीज़ है, अगर वहाँ पे PSR रेट जारी किया गया है तो यहाँ पे भी हमें भी उस दायरे में डाला जाए। जितनी सैलरी हमें दे रहे हैं इससे परिवार पालना बहुत मुश्किल है। जितनी महंगाई चल रही है, महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं हमारी अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। हम तो रेगुलर मांग कर रहे हैं, अगर रेगुलर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकती तो अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हम संतुष्ट हों। यहाँ पे बंदे 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। अभी कई वर्कर हमारे ऐसे हैं जो बेचारे रिटायर होने वाले हैं, 5-5 साल 2-2 साल और बच्चे हैं उनके, वो रिटायर होंगे। हमारी ये डिमांड है सर, ये आज की डिमांड नहीं है, हमारी ये कई सालों से पीछे से हम डिमांड ये करते आ रहे हैं। हमारी रेगुलाइजेशन की डिमांड है और हमारे वर्कर्स जो हैं यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन में पिछले 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑपरेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर जगह पे हमारे वर्कर्स जो हैं, ऐसे भी हमारे वर्कर हैं यहाँ पे जो कि 25-25 साल से काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई लोग जो हैं। लेकिन अभी तक जो है हमारे साथ कोई इंसाफ वाली बात नहीं की गई मैनेजमेंट द्वारा।
मतलब यहाँ पे हमारे साथ सलाल प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता है और बाकी अलग अलग प्रोजेक्टों में PSR सिस्टम चलाया जाता है या उनके लिए रेगुलर पॉलिसी के लिए आगे बात की जाती है, उनके प्रपोजल दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक सलाल पावर स्टेशन की तरफ से कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं बनाया गया। कोई ऊपर में CMD ऑफिस जो हेड ऑफिस है NIPC का, वहाँ पे कोई भी बात नहीं पहुँचाई गई और ना ही कोई बात चल रही है इस तरीके की। जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में स्थित ज्योतिपुरम सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन में जो लोग वर्कर जो काम करते हैं वो आज काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बताते चलें कि 300 से ज़्यादा कंट्रैक्चुअल वर्कर इस सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन में काम करते हैं। जो लोग पिछले कई दिनों से अपने एडमिनिस्ट्रेशन NHPC एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा रिप्लाई ना मिलने के कारण आज वो काम छोड़ो हड़ताल पे चले गए हैं। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो लोग कंट्रैक्चुअल वर्कर ये काम करते थे, काफ़ी लंबे समय से इनकी मांगे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो कंट्रैक्चुअल वर्कर, क्योंकि 20 से 25 साल कुछ लोगों को जहाँ पर हो गया है कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। और लोगों ने बताया कि हमने समय समय पर NHPC एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात उनके संज्ञान में लगाई है कि हमें परमानेंट किया जाए। और इस साल की बात करें तो इस साल भी इन्होंने 15 दिन पहले ही NHPC एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह दिया गया था कि हमें परमानेंट किया जाए और जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन बात करें तो इस बार जो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो वर्कर हैं, उन्होंने अब निर्णय लिया है कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो लगातार धरने प्रदर्शन पे जारी रहेंगे। और उनका पहला दिन था, उन्होंने सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो NHPC है एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये गुहार लगाई है कि जैसे अलग जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उनको उनके वर्करों को साथ किया जा रहा है, वैसे उनके साथ किया जाए और उनके साथ उनके जो वर्करों की एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके जीवन भी अच्छे से बीत सके। और उनके इस जो पैसा है, उनका खर्चा है वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 10 से 15 हज़ार ही इन वर्करों को मिलता है और पूरे महीने में ये काम काज करते हैं। और आप जानते हैं कि इस महंगाई के मार में 10 से 15 हज़ार में खर्च काम नहीं चलता है घर का। और उन्होंने अब NHPC पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहा है कि उनकी मांगों को सुना जाए और जल्द से जल्द उनके जो रेगुलाइज की पॉलिसी है वो बनाई जाए। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मेमन शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मेरी शुभकामनाएं हैं जी मीडिया को। पहले ही पूरे भारतवर्ष में सभी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने और हर चीज़ जो है, चाहे वो न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें हों, वो अपने चैनल पर लाते हैं। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज़ की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। मेरी शुभकामनाएं हैं जी मीडिया को। पहले ही पूरे भारतवर्ष में सभी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने और हर चीज़ जो है, चाहे वो न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें हों, वो अपने चैनल पर लाते हैं। मेरी बहुत बहुत मुबारक है जी मीडिया को कि ये चैनल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जी ने शुरू किया है। और इससे ये होगा कि यहाँ की जो हमारी जो अपनी
जो खबरें हैं लोगों में अब आपस में जो है वो पता लगेगी, क्योंकि ये अब एक चैनल जो स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख को कवर करेगा। इससे ये होता है कि ये जो आपस में एक तो जो खबरें हैं हमारी आपस की वो आदान प्रदान हो जाएंगी, दूसरा हर एक को ये पता लगेगा कि एक दूसरे कोने में क्या हो रहा है। इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है और इससे दूसरा ये है कि कोई भी चीज़, जैसे कि आप जो एजुकेटिव प्रोग्राम ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम ले लीजिए, वो सबको पता लगते हैं कि क्या हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, सबको पता लगता है। इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई है और बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है जी मीडिया ने, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये चैनल जो है कामयाब रहेगा। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। खबरों की शुरुआत करते हैं। अनंतनाग में जुम्मे को कश्मीर के लिए पहली ऑटोमोबाइल रैक पहुंची। हरियाणा के मानेसर से रवाना हुई इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मॉलशेड तक पहुंची हैं। रेलवे अफसरान ने बताया है कि इस सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। कारें अब सीधे फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचेंगी, जिससे खरीदार पहले चलाए जाने की फिक्र से आजाद होंगे। अनंतनाग माल गोदाम पहले ही सीमेंट, फौज स्टॉक और फलों की खैप वादी में पहुंचा चुका है। अब ऑटो मालगाड़ी से गाड़ियों की फराहमी भी मजबूत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मालशेड तक पहुंचेंगी। रेलवे अफसरान ने बताया है कि ये सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया है और इससे लोगों को भी राहत होगी। इस बीच आपको बता दें कि अनंतनाग में जुम्मे को कश्मीर के लिए पहली ऑटोमोबाइल रैक पहुंची है। हरियाणा के मानेसर से रवाना हुई इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मालशेड तक पहुंची हैं। वहीं रेलवे अफसरान ने बताया है कि इस सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई ऑटो मालगाड़ी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कारोबारियों को भी बड़ी राहत होगी। वहीं रेलवे अफसरान ने बताया है कि सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। कारें अब सीधे फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचेंगी, जिससे खरीदार पहले चलाए जाने की फिक्र से भी आजाद होंगे। वहीं अनंतनाग माल गोदाम पहले ही सीमेंट, फौज स्टॉक और फलों की खैप वादी में पहुंचा चुका है। अब ऑटो मालगाड़ी से गाड़ियों की फराहमी भी मजबूत हो गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, कल क्या आपको तफसीलात मिल रही है? नई मालगाड़ी की शुरुआत की गई है, कितना फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए सतफ, ये 21वीं सेंचुरी में एक माइलस्टोन जो है ये माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रेन से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और जब से रेल कनेक्टिविटी जो है पूरे देश के साथ कनेक्ट हो गई है, हम वंदे भारत की बात करें या कश्मीर नॉर्दर्न रेलवे की बात करें, जब से कनेक्ट हो गई है तब से लेके हमने देखा कि किस तरीके से जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स या असाइनमेंट्स जो है ट्रेन ने जो है कश्मीर के लिए लाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले उन्होंने सीमेंट लाया। उस सीमेंट में भी हमने देखा कि सीमेंट की गाड़ियों को जो है बहुत सारी घंटों का या बहुत सारे दिनों का जो है नेशनल हाईवे पे वो फंसते थे, रुकते थे, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे जो है कटा भी रहता था। मगर इसकी ट्रेन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है ये आसान हो गया। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से आप जो है मारुति की गाड़ियाँ जो है थ्रू ट्रेन भी आ गई, 116 व्हीकल जो है उसी ट्रेन में आई। तो इससे जो है
सफर बहुत ही ज्यादा कम हुआ। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर ये काफी ज्यादा बड़ा फायदा है। इससे जो है गाड़ियों में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा चीज टाइम जो है जो कंज्यूम होता था, जो व्हीकल्स जो है रोड पे फंसती थी, अब उसका सफर भी जो है खत्म हो गया, क्योंकि 2 दिन का यानी कि 10 दिन का सफर 2 दिन में जो है ट्रेन ने पूरा किया। एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए जो है खास तौर पर अगर हम डेवलपमेंट की तरह बात करेंगे तो एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो माना जाता है। ऐसा आशंका ये लगाया जाता है कि आने वाले समय में और भी व्हीकल्स और भी कंसाइनमेंट जो है इसी ट्रेन से आएंगे, तो इससे जो है नॉर्दर्न रेलवे जो है इसका नाम आएगा और साथ ही साथ कश्मीर का एक भरोसे के लिए, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंट इन्वायरमेंट यहाँ पर होते हैं। चाहे विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हमने देखा जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद किया जाता है या बंद होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जो है लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं या बर्फबारी बहुत ही ज्यादा होती है या फ्लड जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। मगर अगर ऐसी सूरत हाल हुई और जिस तरीके से हमने देखा कि इस कंसाइनमेंट में जो ट्रेन कंसाइनमेंट जो है आए आज, उसमें जो 116 के करीब जो है इसमें व्हीकल्स थे, ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है नॉर्दर्न रेलवे के लिए जो है वो माना जाता है। और अगर ऐसे ही रहा, क्योंकि सीमेंट भी आया, अब व्हीकल्स भी आए, तो आने वाले समय में जो है और भी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लिए हो सकता है। बिल्कुल। जुनैद, इस खास कदम की शुरुआत आज से हो चुकी है, ऐसे में कितनी मालगाड़ियों को रवाना किया जाएगा? क्या कुछ टाइमिंग इसकी रखी जाएगी? वहीं कारोबारियों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी? देखिए, टाइमिंग के लिए कोई एक ऐसा प्रोविजन जो है वो नहीं रखा गया है। टाइमिंग कब हो सकती है, क्या हो सकती है, इसके लिए टाइमिंग का प्रोविजन जो है नहीं रखा गया है। मगर सबसे बड़ी चीज जिस तरह की कंसाइनमेंट जो है अब ट्रेन के जरिए जो है जम्मू कश्मीर में आ रही है, तो इसके लिए डेवलपमेंट की राह पे जो है इस टाइम जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो चल रहा है। क्योंकि इस टाइम हमने देखा कि दोनों की सरकारी जो है उस टाइम चल रही है, सीएम सरकार की बात करें या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों जो है इसी होड़ में लगे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप जो है वो होना चाहिए। और आज भी हमने देखा कि लगातार पहले सीमेंट का कंसाइनमेंट जो है वो आया और मुझे जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि एक नई शुरुआत की गई है जिससे कारोबारियों को भी बड़े पैमाने पर राहत होगी। साथ ही मालगाड़ी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में लगातार आगे ये जारी रहेगी। साथ ही साथ जो भी एडवाइजरी है और हिदायत है वो भी जारी कर दी गई है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं शोपियां जिले में वाक़ ट्रेंज पुल जो 2014 की भयंकर बाढ़ में बह गया था, अब 9 साल के लंबित इंतजार के बाद जल्द ही पूरा होने वाला है। ये पुल शोपियां को पुलवामा जिले के कई इलाकों से जोड़ने वाला एक अकेला रोड था और इसके बंद होने से मकामी लोग और फल कारोबारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2016 में महबूब मुफ्ती ने इस पुल का संगे बुनियाद रखा था और इसे जल्द पूरा करने का वादा किया था, लेकिन मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से काम कई साल रुका रहा। 2 साल पहले 2023 में पुल का काम रोड एंड ब्रिज महकमे को सौंपा गया और महकमे ने दोबारा बनाना शुरू किया, जो अब आखिरी मरहले में है। तकरीबन 300 मीटर लंबे इस पुल का काम करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से न सिर्फ रोजाना का सफर आसान होगा, बल्कि फल कारोबारियों को भी मजबूती मिलेगी। इससे कोल्ड स्टोरेज तक बेहतर पहुंच होगी और बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। मकामी लोगों ने रोड एंड ब्रिज महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सालों की कठिनाइयों के बाद अब ये पुल आवाम को मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने सरकार से शोपियां में दीगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा करने की अपील की है। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पुल है ये लिंक है लाशीपुरा, जहाँ पर हमको पता है कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है। जाम की वजह से यानी कि जो लिंक रोड थे उन पर जाम लगता था तो बहुत टाइम ज़ाया होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नहीं रहेगा, इससे अब जल्दी हो जाएगी और ऑलरेडी इसमें शोपियां के कोल्ड स्टोरेज भी उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, पुल बनकर लगभग तैयार हो गया है, लेकिन कब से इसे आवाम को वक्फ किया जाएगा, कब से रोजाना का जो आना जाना है वो शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 2014 में जो पहला पूरे वादी कश्मीर में आया, क्योंकि कई सारे जो है पुल बैठ चुके थे। उसमें ट्रेंड की जो है एक पुल था जो उसमें बैठ चुका था, लेकिन उसके बाद अगर कि 2016 में पीडीपी विजिटिंग सूबा की महबूबा चीफ कमिश्नर उस टाइम जिसकी उन्होंने जो इसकी संगोजाते रखी थी, लेकिन उसके बाद काम अगर जो है 1-2 साल चला, उसके बाद बराबर जो है काम 2023 तक जो है अब रहा इस पुल पे। तो 2023 में आरएनबी
ट्यूशन सैलापुरा ने जो है हैंडओवर किया, टेक ओवर किया, तो उसके बाद लगातार इस पे काम चल रहा था और आखिरकार हम देख पा रहे हैं कि आज जो है उस पे ये जो है मुकम्मल हो, उससे लोग डालने का काम जो है शुरू किया और ये अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद जो है इनाग्रेशन खुद की बाज़ाब्ता तौर पर या तो गवर्नर इंतजामिया के हाथ या फिर चीफ मिनिस्टर उमर रज़ा के हाथ कुछ चीजों में, यानी इसी महीने के आखिरी दिनों में जो है इनाग्रेशन होगी और बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली तौर पर उसके लिए जो है लोगों को उस पर चलने की इजाजत दी जाएगी। तो ये जिला शोपियान के लिए, न सिर्फ जिला शोपियान को, साउथ कश्मीर के लिए सबसे बड़ी जो है कामयाबी। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान अगर इसके साथ पुलवामा और कुलगाम दोनों तरफ से इससे कनेक्ट होता है और जिला कुलगाम के जितने भी कारोबारी इदारे हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, वो अगर उन्हें पुलवामा से लेकर आना होता है तो इसी पुल से होते हैं और अगर पुलवामा के जो लोग आते हैं तो वो भी इसी पुल से आते हैं। तो हम कहेंगे कि हजारों की इस तादाद में लोग इस पे जो है दिन का सफर करते हैं और ये काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है और कुछ ही दिनों के बाद तो जो है लोगों में और ट्रैफिक की आवाजाही के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये जिला शोपियान के लिए जो राहत की सबब होगी जिला शोपियान के लिए उसके लिए। बिल्कुल, जुनैद, साथ ये भी जानना चाहेंगे खासतौर पर किन किन इलाकों से ये पुल होकर गुजरता है, किन इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया कि कुलगाम, शोपियान और पुलवामा 3 डिस्ट्रिक्टों को ये आपस में लगाने वाला वाहिद पुल है और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान को जिला शोपियान माना ही जाता है स्टेट मिनिस्ट्री के लिहाज से और इस पे जो कोल्ड स्टोरेज लाशीपुरा पुलवामा में बने हुए तो वहां पे जो गाड़ियां लेके जाते तो इसी पुल से भी इसी से लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आज जो है रश सेब का सीजन है तो आज जो है रश पड़ा रहता है सड़कों पे, चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिहाज से चाहे सेब के लिहाज से। तो ये जो है बेहतर कनेक्टिविटी साबित हो सकती है इन जो है सेब मालिकान के लिए और इन सेब वाले इलाकों के लिए, चाहे पुलवामा, शोपियान या फिर कुलगाम में और सभी खासकर जिला शोपियान के जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दें कि शोपिया का ये ट्रेंच पुल बनकर तैयार हो चुका है, जिससे लेकर मकामी लोगों ने भी खुशी जाहिर की है और जल्द से जल्द इस पर आना जाना भी शुरू होगा। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। और वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इटू ने आज कुलगाम जिले के डीएचपुरा असेंबली हल्के के लंगखुल नदी मार्ग का दौरा किया, जहां हाल ही में आग लगने के हादसे से मुतासिर परिवारों की हिमायत करने के लिए पहुंची। इस दौरान सकीना इटू ने 5 मुतासिर परिवारों को कुल 2,40,000 रुपए के राहत चेक दिए ताकि वो अपने हुए नुकसान से उभर सकें। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया है कि सरकार इस परेशानी के वक्त में मजबूती से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अफसरान को भी हिदायत दी है कि मुतासरीन को बिना किसी देरी के मदद पहुँचाई जाए। गुज़श्ता हफ्ते लंगखुल डीएचपुरा कुलगाम के इलाके में एक आग की वारदात पेश आती है और इस आग की वारदात में जो हैं 5 घरानों के लोग जो हैं वो खुले आसमान तले आते हैं और बाद में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम वहां पर पहुंचती है और उनकी फरियाद जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार तक उनकी फरियाद जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि खबर का असर आप देखें कि काबीना वज़ीर सकीना इटू ने आज वहां पर दौरा किया और इस दौरे के दौरान वो उन लोगों से मिली और साथ ही उन्होंने मौके पर ही उनको 2,40,000 की चेक भी उनको जो है फराहम की है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। शोपिया के ब्लॉक किलर में कॉन्ट्रैक्टर्स और मनरेगा वेंडर सिलेक्शन में रियाज अहमद पॉल को सदर चुना गया। चुनाव में जोश के साथ मेंबरान ने मतदान किया। 304 वोटरों में से 221 ने अपने हक का इस्तेमाल किया। चुनाव की निगरानी प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफिसर मुजफ्फर अहमद और उनकी टीम ने की। सदर पद के लिए 2 उम्मीदवार रियाज अहमद पॉल और अकीब मकबूल के बीच कड़ी टक्कर हुई। पाल को 124 वोट मिले जबकि मकबूल को 96 वोट मिले। पाल ने 28 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि ये इलेक्शन ठेकेदारों और वेंडर्स के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नई क़यादत उनकी परेशानियों को इंतजामिया तक पहुंचाएगा और बेहतर कोऑर्डिनेशन करेगा। मेंबरान ने इलेक्शन अमल पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जताई कि नए सदर उनकी परेशानियों को हल करेंगे। हॉर्टिकल्चर के मतलब या आप देखते हैं लासीपोरा में जैसे फ्रूट मंडी अगलर में मुख्तलिफ अदारों में जो है एसोसिएशन बनती है। इसका एक मकसद होता है, मीडिया में भी एसोसिएशन बनती है। एसोसिएशन का मकसद ये होता है कि एक ही टेबल पे सब एक छत के नीचे सारे इकट्ठा होकर हम काम करें।
305 में पाल हुए हमें 221 में से 124 रियाज अहमद पाल ने लिए और अच्छे तरीके से रियाज अहमद पाल ने 28 वोट से कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ ये कैलर दूर उफ्ताद फारफलंग एरिया है, ये एक हमने पहले सेटअप शुरू किया, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक डेवलपमेंट से हमने ये शुरू किया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। आज वादी के कई इलाकों के बारिश और पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से मौसम और खराब हो सकता है, जिसे देखते हुए किसानों ने धान और दीगर फसल की कटाई पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से हमने फसल की कटाई रोक दी है। बारिश की वजह से फसलें भीग गई हैं। बेमौसम बारिश की वजह से फसल को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। इस बीच आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से भारी बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जिसके चलते किसानों के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई है। वादी में मौसम एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कई मकामात पर बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इस जिले में आज क्लास 60 तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं, जो कि 24 सितंबर से जारी एहतजाज की वजह से बंद थे। एहतजाज के बाद सिक्योरिटी के मद्देनजर स्कूलों और दीगर इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने धीरे धीरे नॉर्मल हालात बहाल करने की इजाजत दे दी है, जिसमें पहले दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली, उसके बाद स्कूलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बहाल किया गया। सबसे पहले जुले आप सबको यहाँ आने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत दिनों से स्कूल बंद चल रहा था, तो बहुत दिनों के बाद आज स्कूल खुला है, तो बच्चे भी आए हैं। थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम था, जिनका नहीं था वो पहुँच गए हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत अरसे के बाद स्कूल खुल गया आज, तो थोड़ा वो कंटिन्यू रहेगा, क्लास चलेगा। जिस तरह से ले में जो स्कूल्स जो बंद थे, तो कल जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले द्वारा एक ऑर्डर जारी किया, जहां पर ये कहा गया कि आज से जो स्कूल्स जो है 1st to 8th क्लास जो है वो खोली जाएगी और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है खोली जाएगी। आपको बताता चलो, जिस तरह ले में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद जो सभी स्कूल्स और दुकानें जो बंद थी, तो धीरे धीरे दुकानें में जो डील के बाद धीरे धीरे जो डील देते हुए जो खोला गया, फिर उसके बाद दुकानें ऑल शॉप्स जो है 10 to 6 खोला गए। फिर कल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले द्वारा एक ऑर्डर जारी किया, जहां पर जो क्लासेस जो स्कूल्स जो बंद थे काफ़ी दिनों से, वो भी उन्होंने कहा है कि 1st to 8th क्लास जो खोला जाएगा। और आपको बताता चलो, जिस तरह से हमने बच्चे और टीचर्स से उनकी व्यूज़ जाने, तो उनका ये कहना है कि क्लास 1st to 8th खोला गया है, तो वो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में 9th ऑनवर्ड्स क्लासेस भी जो खोला जाएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो बोर्ड्स उनके एग्जाम्स है, तो उनको लेकर वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 9th ऑनवर्ड जो क्लासेस भी जो है जल्दी खोला जाएगा। मैंने रिजी मीडिया जिन के लद्दाख के साथ मैजिक मितले से। पुंछ जिले के मैडर के सगरा इलाके में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की ओर से एक रंगारंग ट्राइबल मेला मुनाकिद किया गया। इस मौके पर काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि तरक्की के रफ्तार के साथ साथ ट्राइबल समाज की पहचान, सकाफत और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही ज़रूरी है। इस मेले में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस दौरान रिवायती खान पान, दवाओं के पौधे और सकाफत की झलक पेश की गई। वहीं इस मौके पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का भी इनेकाद किया गया। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं यूथ प्रेसिडेंट एनसी यूथ प्रेसिडेंट ब्लॉक मनकोट से हूँ। जैसे कि आज हमारे इस सागरा पंचायत के अंदर एक ट्राइबल मेला जो लगा है, तो इसके लिए मैं दिल खसूस आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम होया। उसके साथ साथ मैं कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद अहमद राना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये जो कीमती टाइम निकाल के वो यहाँ आए। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ के एसडीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ के तहसीलदार और वीडियो साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन संदूर के बाद जो हुआ है वो हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट उस टाइम ही उन्होंने किया है। वो आज भी जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो हमारे ईद का दिन हो गया है या ईद मिलादुन नबी का दिन हो गया है या कोई भी अच्छा प्रोग्राम है, तो वो इंडियन आर्मी हमें बुलाती रहती है और इंडियन आर्मी हमारे साथ हमेशा
इंडियन बलोई जो आर्मी बटालियन है, इन्होंने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया और इन्होंने हमेशा हमें बुलाया और हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ब्लॉक मनकोट और विलेज सागरा, इसमें आज बहुत बड़ा मेला जो है वो ट्राइबल मेला रखा गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रखा है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारी जो है ट्राइबल की जो स्कीम्स हैं वो बताई गई हैं। और यहाँ पे ये बड़े फख्र की बात है मेंढर के लोगों के लिए और खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ये तारीख में पहला मेला है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हुआ है। इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ की इंडियन आर्मी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने और ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक एम्बुलेंस जो है वो 1 करोड़ की एम्बुलेंस है जो इन लोगों के लिए प्रोवाइड की है। और मैं इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलखसूस इंडियन आर्मी का और ऑनरेबल जनाब कैबिनेट मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पिता पीर पंजाल में हमने पहली बार ये ट्राइबल मेला यहाँ किया है और आपकी जानकारी के लिए और अवाम नास की जानकारी के लिए एक इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हम इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ मनाने जा रहे हैं, जिसमें देश भर से ट्राइबल लोगों की शमूलियत होगी और मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आपने आज देखा है कि यहाँ बूदरबाजी हुई है, दूसरे टैलेंट जो है यहाँ दिखाए गए हैं। इसी तरीके से जो ट्राइबल के लोगों के जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, इस तरीके के जो अपने फोक सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, ये सब चीज़ जो हैं हम उसमें शामिल करेंगे। ट्राइबल मेला था यहाँ पे रखा गया सागरा ग्राउंड में। तो सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ताउन होता है हर जगह, हर एक जो भी यहाँ पे कोई फंक्शन हो या किसी किस्म का कोई भी मेला हो ऑर्गेनाइज कराने में बहुत बड़ा ताउन होता है इंडियन आर्मी का। उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का। और दूसरा, हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब आए हुए थे, ट्राइबल मेला के चीफ गेस्ट थे वो, और डीसी साहब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं वो भी थे। और ये एक अवेयरनेस लोगों के लिए, एक सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे बुलाए हुए थे, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, ऑल ओवर जितने भी डिपार्टमेंट थे, आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ था और लोगों को अवेयर किया गया हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटीज़ के बारे में। और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हर एक चीज़ जो उन्होंने फंड यहाँ पे दिए हैं और जो यहाँ के एरिया में जितनी डेवलपमेंट करवाई है वो उन्होंने बताई, और जितना वो करवाना चाहते हैं उस बारे में भी उन्होंने कहा। आज यहाँ पे सागरा मेंढर में ट्राइबल मेला प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जावेद राना साहब भी आए हुए थे। और ये मेला हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे 30 पंजाब यूनिट बटालियन की तरफ से प्रोग्राम